गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे जैसे कि आप सबको पता ही है कि अपनी जो बुक थर्ड चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, हमने कल स्टार्ट की थी, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आज करेंगे। चलो फिर करते हैं काम, ठीक है। कहाँ तक हो गया था? कंटिन्यूटी कर लिया था हमने, कंटिन्यूटी हो गया था। हमें आज हमें क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी। हमें आज क्या ही हो गया, हमें आज डिफरेंशिएबिलिटी करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेट कर लेंगे हम। एफ एक फंक्शन है, डी सबसेट ऑफ सी से लेकर सी पे, ठीक है। लेट कर लिया हमने। एफ अपने पास कोई भी बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डिफाइंड ऑन एंड डोमेन डी। किसके ऊपर डिफाइंड है? डोमेन डी पे। डिफाइंड ऑन एंड नेबरहुड ऑफ जेड नोट। एक पॉइंट ले लिया हमने जेड नोट, उसकी नेबरहुड के ऊपर ये फंक्शन हम सपोज करके चलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो डिफाइंड है इन ऑन एंड नेबरहुड ऑफ जेड नोट। then f is said to be differentiable at point z नोट। देखो भैया हमें क्या दिया है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। f एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेके चल रहे हैं हम जो डिफाइंड है नेबरहुड ऑफ z नोट में। f एक कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो डिफाइंड है नेबरहुड ऑफ z नोट में। देन तो हम उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएबल कहेंगे z नोट पे। डिफरेंशिएबल कहेंगे z नोट पे इफ अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। लिमिट लेके चलोगे z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। और इसी को लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z नॉट प्लस h माइनस z नॉट। ये अपने पास क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए। ये एग्जिस्ट कर जाए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये अगर एग्जिस्ट कर जाती है यानी कि कोई ना कोई वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो हम ये कहेंगे f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z नोट एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे f डैश z नॉट, क्योंकि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। या ये कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो दिस पॉइंट, ठीक है। f डैश z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट बाय में z माइनस z नॉट, ठीक है। तो ये अपने पास जो होगा, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है, ये बोल लो या ये बोल लो, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होगा ये z नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या गिवन है अपने पास? f कोई भी f अपने पास क्या दे रखा है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है जो डिफाइंड है z नोट पे, और z नोट पे उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएबल कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय f डैश z नोट। अगर अपने पास इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है, अगर f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट बाय में z माइनस z नोट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता तो हम ये कहेंगे, एग्जिस्ट कर जाता है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z नोट, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट z नोट पे। चलो भाई नेक्स्ट नोट, और एक नोट लिखो फिर एग्जांपल लिखवाते हैं। every नोट नंबर 1, every differentiable function is continuous but converse not true, ठीक है। एग्जांपल लिखो भाई, f ऑफ z ले लो, मोड z इज कॉन्टिन्यूअस ऑन c बट नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। मोड z ले लो, ये अपने पास कॉन्टिन्यूअस होता है
ऑल रियल नंबर पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। किसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता? z इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर हो गया भाई? क्लियर है इतना? अब लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको लिखना है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, लिखो साइन जेड। ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल होता है। ये हो गया डिफरेंशिएबल, ये हो गया फंक्शन। ये यहाँ मैं फंक्शन लिख रही हूँ, यहाँ डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ जेड आपके पास आ जाए कॉस जेड, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। एफ ऑफ जेड आ जाए आपके पास ई की जेड, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल होता है। एफ ऑफ जेड आपके पास आ जाए साइन हाइपरबोलिक जेड या कोस हाइपरबोलिक जेड, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, क्या आ जाए? पोलिनोमियल आ जाए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। एफ ऑफ जेड 1/z आ जाए, हाँ, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0, सिर्फ ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और हर जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है भाई इतना? क्लियर है इतना? ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। ऑल रिजल्ट्स। नेक्स्ट एक नोट और बना के लिख लो, एक नोट और बना के लिख लो भाई। ऑल रिजल्ट्स एंड अलजेब्रा, ऑल रिजल्ट्स। भाई इंक की बहुत प्रॉब्लम है, चल ही नहीं रहे मार्कर। ऑल रिजल्ट्स एंड अलजेब्रा, ऑल रिजल्ट्स एंड अलजेब्रा is same as that of real number, is same as that of रियल नंबर। भाई इसके अंदर क्या कह रखा है कि जिस तरह से अपने पास रियल नंबर के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी की जो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होती है। ठीक है, एडिशन दो अगर अपने पास डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो उनका एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिवीजन भी यानी कि क्वोशिएंट भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। बस नीचे वाला कहीं जीरो नहीं देना चाहिए, उन पॉइंट्स को छोड़ दो जहाँ पे अगर एफ जेड बाई में जी जेड दोनों डिफरेंशिएबल है, तो वो पॉइंट छोड़ दो जहाँ पे जी जेड इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो सारा का सारा अलजेब्रा मैं रियल नंबर में लिखवा चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखवा रही, तो वो एज इट इज उतारना। ठीक है भाई, क्लियर है? आई होप ये डिफरेंशिएबिलिटी के सारे जो ये लिख रखा है ना फॉर्मूलाइज, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्मूलाई, तो यानी कि फॉर्मूलेज लिखने हैं डिफरेंशिएशन के, और वो सेम है जो रियल नंबर में है। ठीक है, वो सेम है जो रियल नंबर में है। क्लियर है? अब आ गया अपने पास सी आर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन से पहले मुझे बताना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। हम करेंगे, ध्यान से देख लेना भाई, एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि जिन्होंने ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं पढ़ा उनके लिए ये नया होगा, क्योंकि हम ये पहले कभी नहीं पढ़ के आते, ग्रेजुएशन में आके ही पढ़ते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने जैसे समझाया कि डिफरेंशिएबिलिटी, मैंने एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताया है। ठीक है, तो अगर अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और एफ फंक्शन जो है ना वो डोमेन डी से कहाँ पे है? सी पे। अगर इस डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट ऑफ डी, अगर डी का कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम ये कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, किस पे? पूरी की पूरी डोमेन पे। किस पे? पूरी की पूरी डोमेन पे। अगर हमें चेक करनी है एनालिटिसिटी एक पॉइंट के ऊपर, तो देखो भाई एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एफ ऑफ जेड ले लिया मैंने, तो इस एफ ऑफ जेड को इज एनालिटिक, इसको एनालिटिक कहेंगे। ये मैं समझा रही हूँ, कॉपी में नहीं उतारना। ये एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक बोलेंगे एट जेड नोट पे, इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट एज वेल एज इन नेबरहुड ऑफ जेड नोट,
एफ ऑफ जेड जो है ना वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट जेड नोट पे भी और उस जेड नोट की नेबरहुड में भी। एफ ऑफ जेड जो आपको दे रखा है, एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है अपने पास, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट जेड नोट पे भी और उस जेड नोट की नेबरहुड में भी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंट एनालिटिक एट पॉइंट जेड नोट। और पूरी की पूरी डोमेन पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो फंक्शन को क्या कह देंगे हम, एनालिटिक कह देंगे पूरी डोमेन पे। और अब जब भी अपने पास है, अगर अपने पास फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल हो जाता है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, एनालिटिक सी हो जाएगा। और जब भी फंक्शन अपने पास एफ ऑफ जेड है ना वो एनालिटिक हो जाए, क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, कहाँ पे, ऑन सी, तो उस फंक्शन को हम एंटायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटायर। मैंने 3 बातें बताई हैं। एफ ऑफ जेड अगर डिफरेंशिएबल हो जाए पूरी की पूरी डोमेन पे तो हम ये कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है ऑन डोमेन डी। अगर एक पॉइंट पे हमें एनालिटिसिटी चेक करनी तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा जेड नोट पे इफ एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे भी और उस पॉइंट की नेबरहुड में भी। यानी कि एनालिटिक होने के लिए पॉइंट को डिफरेंशिएबल तो होना पड़ेगा, कहाँ पे, उस पॉइंट पे तो होना ही पड़ेगा, उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है भाई। और अगर पूरे के पूरे सी पे कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है ना तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, एंटायर है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है। अब लिखो डेफिनेशन, ये थी समझाने की बात। ठीक है, डेफिनेशन, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड क्या होता है, सिर्फ अपने पास यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, क्या देगा, यूनिक वैल्यू देगा। फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ जेड के लिए एफ ऑफ जेड की यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो एनालिटिक की जो डेफिनेशन है, ए सिंगल वैल्यूड, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इन ए डोमेन, in a domain D, in a domain D is said to be, is said to be analytic। क्या होगा, एनालिटिक होगा at a point z is equal to a if there exist, if there exist a neighborhood, if there exist a neighborhood z minus a का मोड लेस देन डेल्टा हो, z माइनस ए का मोड लेस देन हो एट ऑल पॉइंट ऑफ विच, एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच एफ डैश जेड क्या कर जाए, एग्जिस्ट करे। मैंने बेसिक आपको बता दिया, डेफिनेशन यही है। एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है अपने पास है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेके चलेंगे एफ ऑफ जेड डोमेन डी के अंदर, उसको हम एनालिटिक कहेंगे उस पॉइंट जेड के ऊपर। एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेके चलेंगे इन डोमेन डी, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेके चलेंगे डोमेन डी पे, हम उसको एनालिटिक कहेंगे किसी पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए पे। इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, अगर अपने पास एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए एट ऑल पॉइंट ऑफ विच, जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना उस हर पॉइंट के लिए एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि उस नेबरहुड के अंदर भी फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। कह तो रखा है कि एफ डैश जेड जहाँ एग्जिस्ट करता है उसके लिए ये नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए तो हम ये कह देंगे फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। क्लियर हो गया भाई, फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। क्लियर है इतना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, कि एनालिटिक क्या होता है। एक दो रिजल्ट और लिख लो एनालिटिसिटी पे, नहीं पहले लिखो सी आर इक्वेशन, हम लिखते हैं इकट्ठा ही करवा दूंगे। सी आर इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन। सी आर इक्वेशन अपने पास क्या होती है भाई, सी आर इक्वेशन होती है अपने पास, सी आर इक्वेशन में हम करते हैं एफ ऑफ जेड हमें दिया होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, इसी को हम क्या बोलते थे, डब्ल्यू भी बोलते थे। ठीक है, बी एनालिटिक, इसको हम सपोज करके चलते हैं बी एनालिटिक, बी एनालिटिक
in a domain D, if U and V satisfy the following condition. कौन सी है? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कर्ल U बाय में कर्ल X, पहली जो कंडीशन है कर्ल U बाय कर्ल X इज इक्वल टू कर्ल V बाय में कर्ल Y, और जो सेकंड कंडीशन रहेगी वो रहेगी कर्ल U बाय में कर्ल Y इज इक्वल टू माइनस कर्ल V बाय में कर्ल X। ठीक है, इसी चीज को ये भी लिख देते हैं UX इज इक्वल टू में VY, और इसको लिख सकते हैं U ऑफ Y इज इक्वल टू माइनस ऑफ VX। ठीक है, कर्ल U बाय कर्ल X कर्ल V बाय में कर्ल Y, दैट इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं CR इक्वेशन। अगर अपने पास क्या हो, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, वो एनालिटिक है डोमेन D पे, तो अगर u और v सेटिस्फाई कर जाए ux, इसको बोलते हैं CR इक्वेशन, दैट इज द CR इक्वेशन। ये होती है CR इक्वेशन। अगर कोई पूछे CR इक्वेशन क्या होती है, तो ux इज इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू में माइनस का vx। आपको डायरेक्ट याद करनी है ये, इसको इसका प्रूफ नहीं करना, क्योंकि सिर्फ याद करनी है। ठीक है, CR इक्वेशन आएगा सीधा पेपर में, वो देगा आपको f ऑफ z कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो उसकी CR इक्वेशन पूछेगा आपसे। CR इक्वेशन होती है ux इज इक्वल टू में vy और uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx। CR इक्वेशन क्या होती है? ux इज इक्वल टू v ऑफ y और u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया CR इक्वेशन? ये थी नेसेसरी कंडीशन। और ये पूछा जाए कि एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये नेसेसरी है कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द CR इक्वेशन। अब आएगी सफिशिएंट कंडीशन। इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है? सफिशिएंट कंडीशन कहती है कि हमें प्रूफ करना है इसके अंदर क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन में एनालिटिक प्रूफ करना है। अगर आपके पास सफिशिएंट कंडीशन लिखो, ये है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर सफिशिएंट कंडीशन है f ऑफ z, वही f ऑफ z हमारे पास होगा u प्लस आयोटा ऑफ v हो जाएगा। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा अपने पास? u प्लस v, ठीक है, कोई ना, u प्लस आयोटा v हो जाएगा, और एक फंक्शन होगा जो डोमेन D के ऊपर डिफाइंड होगा, वही चीज होगी। इसमें अपने पास CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। CR इक्वेशन क्या होती है? ux CR एंड सेटिस्फाइड CR इक्वेशन। CR इक्वेशन इसका मतलब क्या दे रखा है? ux इज इक्वल टू vy होगा, uy इज इक्वल टू माइनस vx। सेकेंड कंडीशन ये होती है इसके अंदर ux uy vx vy, ये कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए एट z नॉट एंड इन नेबरहुड ऑफ z नोट पे। सेकंड अपने पास ux ui और vx vy इज डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ z नोट पे। डिफरेंशिएबल होने चाहिए नेबरहुड ऑफ z नोट पे, और कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए उस पॉइंट पे भी और उसकी नेबरहुड में भी। तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन क्या होगा? f इज एनालिटिक। फंक्शन कैसा होगा भाई? एनालिटिक होगा। क्लियर होगा? ये सफिशिएंट कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन की फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन को। CR इक्वेशन क्या होती है? ux इज इक्वल टू vy, uy इज इक्वल टू माइनस का vx होता है। क्लियर है भाई इतना? चलो नेक्स्ट, आप फटाफट रिजल्ट लिखने हैं आपको बहुत सारे। ठीक है, देखो भाई, जो पहला, आप नोट बना लो और नोट में लिखो। पहला तुम्हें लिखना है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ, इफ अ फंक्शन is analytic, this implies that differentiable at an uncountable point,
ठीक है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। एग्जाम्पल पूछे तो लिख सकते हो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस आयोटा वाई स्क्र। ठीक है, एग्जाम्पल पूछे तो आप दे सकते हो। अनकाउंटेबल पॉइंट पे अगर अपने पास डिफरेंशिएबल है फंक्शन, एक्स स्क्र प्लस आयोटा वाई स्क्र, ये अनकाउंटेबल पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल पॉइंट, बट नो वेयर एनालिटिक, कहीं पर भी ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है, मैंने वो ना पीछे सफिशिएंट कंडीशन में जो लिखवाया था कि यू एक्स यू वाई यू जेड अपने पास कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए नेबरहुड ऑफ जेड नोट में। मैंने कहा था डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन वहां से हटा दो, वहां पे आएगा यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन नेबरहुड ऑफ जेड नोट में, और यू एक्स यू वाई और अपने पास वी एक्स वी वाई है जो डिफाइंड होने यानी कि एग्जिस्ट करने चाहिए नेबरहुड ऑफ जेड नोट में और उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है भाई, वो थी वो कंडीशन। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस आल्टा वाई स्क्र डिफरेंशिएबल होता है अनकाउंटेबल पॉइंट पे। कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है? अनकाउंटेबल पॉइंट पे। ये वाला जो फंक्शन अनकाउंटेबल, लेकिन ये नो वेयर एनालिटिक होता है। तो यहाँ से ये हो गया, एक मैंने रिजल्ट लिखवाया कि कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक है तो अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर अपने पास अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम ये नहीं कह सकते फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इसका एग्जांपल ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस आल्टा वाई स्क्वायर अनकाउंटेबल पॉइंट पे क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ये फंक्शन क्या नहीं होता, कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन बनाएगा अपने पास, तो ये क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया इतना? दूसरा रिजल्ट लिखो, रिजल्ट नंबर 2 लिखो। if f is differentiable at काउंटेबल, ये एज इट इज तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगी। ये एज इट इज जो मैं रिजल्ट दिखवा रही हूँ तुम्हें एज इट इज ऑप्शंस मिलेंगे या क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट काउंटेबल पॉइंट, मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट काउंटेबल पॉइंट देन एफ इज नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, कहीं पर भी एनालिटिक, अगर काउंटेबल पॉइंट पे है तो ये कहीं पर भी क्या नहीं होगा, कहीं पर भी यह क्या नहीं होगा, एफ अपने पास डिफरेंशिएबल है अगर काउंटेबल पॉइंट पे तो वो एनालिटिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट। नेक्स्ट लिखो भाई, सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट, सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट इज ओपन सेट। ओपन सेट ऐसे दे देगा कि ओपन सेट होगा, क्लोज सेट होगा, बोथ ओपन और क्लोज्ड होगा, नाइदर ओपन और क्लोज्ड होगा। तो जो अपने पास एनालिटिक पॉइंट होता है, मैंने बताया कि वो नेबरहुड में भी एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो हमेशा कैसा सेट बनाएगा, ओपन सेट बनाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई सिंपल फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। a simple form of CR इक्वेशन। अगर आपको CR इक्वेशन चेक करनी है तो आप यू एक्स यू वाई वो निकालोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको वैसे नहीं जाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन के अंदर, सिंपल फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ इतना करना है कि आप चेक करोगे कि कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट अगर इक्वल टू 0 है, इफ दिस इंप्लाइज दैट CR इक्वेशन सेटिस्फाई, नहीं इफ एंड ओनली इफ होता है, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड, नहीं इफ एंड ओनली इफ होता है। कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट लोगे और वो अगर अपने पास क्या आ जाता है, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट,
नहीं, सुनो, इफ एंड ओनली इफ नहीं, अगर कर्ल एफ बाय कर्ल जेड का, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, इफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, दिस इंप्लाइज दैट कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। अगर अपने पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो ये पक्का 0 होगा। अगर ये नॉन 0 हो गया, इफ कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाई। अगर अपने पास ये नॉट इक्वल टू 0 हो गए तो पक्का ये श्योर है हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो गई। जैसे अपने पास ये दे दिया जाए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट, हम कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे 1 आ जाएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। जैसे यहीं पे दे दिया जाए कि एफ ऑफ जेड आपको दे दिया जाए मोड जेड का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, जेड जेड का कॉन्जुगेट। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट, ये अपने पास कहाँ पे होगा, जेड इज इक्वल टू 0 होगा ना। हाँ, ये 0 कहाँ होगा, जेड इज इक्वल टू 0 पे ही क्या होगा, कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट होगा 0 होगा। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सिर्फ 0 पे, और कहीं पे भी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया भाई, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसको ये बहुत काम आने वाला है, ये रिजल्ट फटाफट चेक हो जाता है इससे। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट नोट भाई, नेक्स्ट नोट, इफ f इज डिफरेंशिएबल, अगर f डिफरेंशिएबल है, दिस इंप्लाइज दैट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड। अगर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो भाई, एफ ऑफ जेड लेना, एक्स वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और एक्स वाई इज इक्वल टू में 0 0 पे फंक्शन दे रखा है 0। ये अपने पास सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन एट 0 0, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट करो, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा ऊपर, तो 1/sin 2 थीटा आ जाएगा, तो sin 2 थीटा थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हमने रियल में मल्टी वेरिएबल में भी करेंगे ऐसा हम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम मल्टी वेरिएबल में भी करेंगे। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये कैसे हो रहा है। ये जो है ये सी आर इक्वेशन को क्या नहीं कर रहा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई, लेकिन ये पक्का श्योर है, इफ नॉट सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। नेक्स्ट रिजल्ट लिखो भाई, इफ एफ ऑफ जेड है नॉट सेटिस्फाइड द सी आर इक्वेशन, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर सी आर इक्वेशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हुआ भाई, इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, एक चीज और लिखो फोर्थ में, कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो ये अपने पास क्या लिखोगे, अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले तो ये चेक करो, ये देखो, ये अगर 0 हो गए तो हम ये नहीं कह सकते डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये श्योर है कि कर्ल एफ बाय कर्ल जेड का कॉन्जुगेट नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या नहीं सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स की जो यूनिट्स हैं ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, और हम जो टॉपिक मैं सोच रही हूँ जो मेंशन है सिलेबस में, कम से कम सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एक बार दोबारा लिखवा देती हूँ, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी।
दोबारा लिख लो भाई, क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन है ना, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, एफ हम सपोज करके चलेंगे यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बी ए कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन एफ इज डिफरेंशिएबल, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, जेड नॉट इफ क्या दे रखा है भाई, f कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, वो z इज इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या आती है, फर्स्ट कंडीशन है यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। ठीक है, ये अपने पास एग्जिस्ट करने चाहिए, एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ जेड नोट में, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करने चाहिए इन नेबरहुड ऑफ जेड नोट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि यू एक्स यू वाई कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, क्योंकि मैंने बताया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस मस्ट भी। और थर्ड कंडीशन क्या है, इन दोनों को मैंने दो बना दिया, ये एक ही होती है कि ये एग्जिस्ट करने चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन का मतलब क्या है, यू एक्स होना चाहिए वी वाई के और यू वाई होना चाहिए माइनस ऑफ वी एक्स के। अगर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम ये कह देंगे कि उस पॉइंट जेड नोट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। दैट इज कॉल्ड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर हो गया है भाई, क्लियर हो गया है इतना? ठीक है, चलो अब करेंगे एग्जाम्पल। एक बार यूनिट में क्या क्या रह गया है, एग्जाम्पल से तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना चीजें कि कैसे लगाना है। एनालिटिक फंक्शन हो गया है एंड देयर प्रॉपर्टीज हो गया है एनालिटिक फंक्शन की, लिमिट इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एज रियल नंबर होते हैं, लिमिट हो गया, मैपिंग रह गया है ना, सिर्फ मैपिंग्स रह गई हैं और बाकी हो गया है। एक मुझे तो एंटायर फंक्शन भी करवाना था, पोलर फॉर्म भी तो करवानी थी इसकी। चलो पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले कुछ एग्जाम्पल करवा देती हूँ। आपको चेक करना है कि फंक्शन अपने पास कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन जो दे रखा है आपको फिर वहीं पे हम उन्हीं फंक्शंस की हम एनालिटिसिटी भी देखेंगे। ठीक है, मैं पहले फंक्शंस लिख देती हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया फंक्शन। कंटिन्यूटी लिखनी है, चलो कंटिन्यूटी भी लिख देते हैं, कंटिन्यूटी भी लिख देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी लिखते हैं और एनालिटिसिटी भी लिखते हैं, एनालिटिक। ठीक है, ये तीनों चीजें, कुछ फंक्शंस हैं जो कि देखो पहले लिखा मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड कॉस जेड ई की जेड, यहीं पे लिख देती हूँ साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड और साइन ई की पावर जेड। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे लिख दिए। ठीक है भाई, फिर है नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन ए एन जेड की पावर एन ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन ए नोट। ठीक है, फिर एफ ऑफ जेड मैंने लिख दिया पी जेड बाय में क्यू जेड। ठीक है, एक बार इतने ही करते हैं। देखो भाई, जेड जो होता है अपने पास रियल की तरह ही चलता है, इसके अंदर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी रियल की तरह ही चलती है। जेड अपने पास क्या, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और जेड की आप लिमिट निकालोगे तो किसी भी पॉइंट पे फाइनाइट लिमिट निकालोगे तो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जेड पे ये अपने पास क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल, इसको तो नेबरहुड में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होता है,
एनालिटिक भी होता है। किसके ऊपर होता है? सी के ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है ना तो उसको डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। मोड जेड स्क्वेयर की बात करते हैं। मोड जेड स्क्वेयर को लिख सकते हो भाई जेड जेड का कॉन्जुगेट। और मैंने कहा था यहाँ से इसको कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यूटी होने में। आप देखना ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन है, अगर ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस है तो उसका मोड भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल में ऐसा होता है। और रियल का तो मैंने सेम अलजेब्रा लिखवाया था। तो कोई फंक्शन अगर अपने पास कंटिन्यूस है तो उसका मोड कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन मैंने जेड जेड का कॉन्जुगेट, ये मोड जेड का स्क्वेयर का मतलब होता है जेड जेड का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे कर्ल एफ बाय कर्ल जेड का कॉन्जुगेट निकालूंगी तो जेड आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब जेड इज इक्वल टू जीरो पे सिर्फ ये डिफरेंशिएबल होगा, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इज इक्वल टू जीरो। ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, नेबरहुड में तो नहीं है, नेबरहुड में नहीं है तो ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होगा। भाई साइन जेड आ जाए, कोस जेड आ जाए, ई की जेड आ जाए, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, साइन ई की जेड, ये फंक्शन एनालिटिक होते हैं। किसके ऊपर? पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गए, कॉन्टिन्यूस भी हो गए। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और सी के ऊपर क्या होता है? एनालिटिक होता है। सी का मतलब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। पी जेड बाय में क्यू जेड है, हमें पता है कि ये जैसे रियल में किया था पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस होगा ऑल पॉइंट पे, बस वे पॉइंट छोड़ दो क्यू जेड जहाँ पे जीरो बन रहा है, ठीक है। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा, सिर्फ वे पॉइंट छोड़ दो जहाँ पे अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी। तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सिर्फ कौन से फंक्शन छोड़ने हैं? जीरो वाले। यहाँ पे भी एनालिटिक होगा, ऑल फंक्शन पे सिर्फ वे पॉइंट छोड़ दो जहाँ क्यू जेड क्या है? जीरो है। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट भाई, एफ ऑफ जेड मैंने ले लिया, जेड का कॉन्जुगेट ले लूँ, एफ ऑफ जेड ले लेती हूँ, जेड का जेड बाय कॉन्जुगेट, एफ ऑफ जेड ले लिया अपने पास, जेड बाय जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है। और लेना है रियल ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड ले लो भाई, रियल ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड ले सकते हो इमेजिनरी ऑफ जेड। ये मैंने ये बताने के लिए कि ये जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय टू लिखते हैं और इसको जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय में टू। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा कि रियल ऑफ जेड को एक्स में लिख देना, वो एक्स की वैल्यू निकाली जाती है जेड और जेड कॉन्जुगेट में, ये होता है जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट बाय में टू। और जो इमेजिनरी निकाल के देख लेना, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर लेना, एफ ऑफ जेड की जगह यू प्लस आइटा वी पुट कर लेना और वहाँ से वैल्यू निकाल लेना। इमेजिनरी ऑफ जेड को लिखते जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट बाय टू, रियल ऑफ जेड को लिखते जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट बाय में टू। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो भाई, जेड बाई जेड का कॉन्जुगेट कॉन्टिन्यूस होगा, मैं इसका निकालूंगी कर्ल एफ बाई में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट। मैंने यहाँ से निकालना है कर्ल एफ बाई में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये अपने पास अगर नॉन जीरो तो ये कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। जेड बाई में क्या दे रखा है? जेड का कॉन्जुगेट। जेड बाई में क्या दे रखा है? जेड का कॉन्जुगेट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है ये कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा? देखना एक बार, ये फंक्शन x प्लस आयोटा वाई है और y में x माइनस आयोटा वाई, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। कहाँ करेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर लो, m पे डिपेंड कर जाएगी। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं। स्क्वायर करने से क्या होगा? क्या आ जाएगा अपने पास? वन प्लस आयोटाइम बाई वन माइनस आयोटाइम पूरे का होल स्क्वायर। अगर कुछ भी करूँ, रैशनलाइज करूँ, आयोटा खत्म करूँ तो भी ऊपर m में ही रहेगी ना। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एनालिटिक की तो बात ही नहीं है। रियल ऑफ जेड आप क्या करोगे? रियल ऑफ जेड करोगे तो कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वन बाय टू आ जाएगा। ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस होंगे दोनों। दोनों में ही क्या आएगा? इसमें माइनस वन बाय टू आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट। क्या आ जाएगा? अगर कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट लिखूंगी तो क्या आएगा? यहाँ माइनस हाफ आएगा और यहाँ प्लस के हाफ आएगा, नॉन जीरो आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एनालिटिक भी नहीं होगा। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से कुछ आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से एनालिटिसिटी चेक करनी। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है पूरे के पूरे सी के ऊपर या पूरी के पूरे डोमेन के ऊपर, तो पक्का पक्का वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन एनालिटिक होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, एनालिटिक भी नहीं होगा। क्लियर होगा भाई? ये थी एग्जाम्पल। अब हमें करना है
अब अपना रह गया सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है भाई, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है भाई, क्या पता आ ही जाए, है ना, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है भाई, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन क्या होती है भाई, नेसेसरी कंडीशन के लिए बता रही हूँ पहले। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में यू प्लस आयोटा यू आर थीटा, पोलर फॉर्म में आर और थीटा में हो गए, प्लस आयोटा बी ऑफ आर थीटा। ठीक है भाई, ठीक है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, सी आर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, ठीक है, यू आर इज इक्वल टू 1 बाय में आर, यू आर इज इक्वल टू 1 बाय में आर वी ऑफ थीटा, और यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू में होता है अपने पास यू ऑफ आर। अब वी ऑफ आर किसके इक्वल होता है, वी ऑफ आर, पहले यू ऑफ आर है, ये वी ऑफ आर है, वी ऑफ आर होता है 1 बाय में आर माइनस का और यू ऑफ थीटा। क्या होती है सी आर इक्वेशन, एफ ऑफ जेड अपने पास दे रखा है, और एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, इज एनालिटिक। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को मस्ट बी सेटिस्फाइड। सी आर इक्वेशन क्या होती है पोलर फॉर्म में, यू आर इज इक्वल टू में 1 बाय में आर वी ऑफ थीटा, और वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय में आर यू ऑफ थीटा। ये वी थीटा है, ये यू थीटा है, ये यू आर है, ये वी आर है। क्लियर हो गया है भाई, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन और लिखो भाई, ऊपर लिखवाऊं क्या, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट में यही आपको एफ ऑफ जेड गिवन होगा यू आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा। ठीक है, यू आर थीटा और वी ऑफ आर थीटा होगा, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। जेड नॉट पॉइंट पे एफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इफ अपने पास अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला अपने पास क्या रखा, यू आर यू थीटा वी आर वी थीटा, ये जो चारों पॉइंट है ये एग्जिस्ट करने चाहिए, एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। सेकंड पॉइंट लिखो भाई, यू आर यू थीटा वी आर वी थीटा इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नोट। उस पॉइंट पे क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड कंडीशन है सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन जो कि ऊपर लिखी है, तो देन हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल है। सफिशिएंट कंडीशन कहती है कि एफ ऑफ जेड जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा यू आर वी यू थीटा वी थीटा एग्जिस्ट करने चाहिए नेबरहुड ऑफ जेड नोट में। दूसरा कह रखा है कि कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए जेड नोट के उस पॉइंट के ऊपर, और उसके नेबरहुड में क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट और सेटिस्फाई करने चाहिए सी आर इक्वेशन को। क्लियर है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ रह गया इसके अंदर, हाँ, पोलर फॉर्म में एफ डैश जेड की वैल्यू और आ जाती है कई बार। एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है अभी, पोलर फॉर्म में एफ डैश जेड होता है ई की पावर माइनस, ई की पावर क्या होती है माइनस आयोटा थीटा, और यू आर प्लस आयोटा वी ऑफ आर, यू आर प्लस आयोटा वी ऑफ आर। और अगर थीटा में लिखना हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो गया, ई की पावर माइनस आयोटा बाय में आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और होगा अपने पास यू ऑफ थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ थीटा, प्लस आयोटा वी ऑफ थीटा। यू आर प्लस आयोटा वी आर कर सकते हो, यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा करोगे तो माइनस आयोटा बाई आर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एफ डैश जेड। ठीक है, ये एफ डैश जेड हो जाएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट भाई एंटायर फंक्शन और बता दूं एक बार क्या होता है। नेक्स्ट है
entire function. If f of z is equal to u xy plus iota v xy is analytic at C, then f of z is entire. एग्जाम्पल पूछे तो क्या देने हैं, साइन जेड दे दोगे, ई की जेड दे दोगे, कॉस जेड दे दोगे, और साइन हाइपरबोलिक जेड दे सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक जेड, ये एंटायर होते हैं, ठीक है। साइन ऑफ ई की जेड दे सकते हो, कॉस ऑफ ई की जेड दे सकते हो, कोई भी पोलिनोमियल दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, आई थिंक यही होते होंगे ना एंटायर, और तो कौन से हैं एंटायर। बस यही होते हैं शायद एंटायर, कुछ एक दो और हो तो देख लेना भाई, ठीक है। हाँ, जेड आ जाए वो पोलिनोमियल में ही आ जाएगा, क्लियर है। ये सारे के सारे एंटायर फंक्शन होते हैं। अब अपनी मैपिंग्स रह गई है इस यूनिट में, मैपिंग्स रह गई है और कुछ 5-7 रिजल्ट हैं जो मुझे लिखवाने हैं कि फंक्शन एनालिटिक है तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो उसका कॉन्जुगेट एनालिटिक होगा या नहीं होगा, और उससे फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा या क्या होगा, वो वाली चीज़ें रह गई हैं, वो और मैं करवा दूंगी। एक छोटा सा लेक्चर आएगा इस पर, 20 मिनट की शायद वीडियो बनेगी एक छोटी सी, और तो मैं अच्छे से, क्योंकि मैं मैपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं मैपिंग्स को ऐसे ही नहीं टपवाना चाहती कि इसी में करवा दूं, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि इसके अंदर मैपिंग्स दे रखी है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, तो मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे वो भी लिखवाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिएगा, तो 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी और ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। थैंक यू।